राधा स्वामी। मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, तारानगर। आज हम कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सामान्य नाम के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम कैसे दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने थोड़ा देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं। तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको बहुत ही सरलतापूर्वक इस प्रकार से बांटा जा सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला तो है कि ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक, यानी कि जिसमें कोई चक्कर न बने वो एसाइक्लिक है। और जिसके अंदर कोई चक्कर बन जाए उसे क्या कहते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन या साइक्लिक यानी कि जिसमें ऐसे चक्कर बन जाए, क्लोज चेन बन रही है सब में तो क्लोज चेन या साइक्लिक, और जिसमें कोई चक्कर नहीं बनी उनको क्या कहेंगे, अचक्रीय या विवर्त श्रृंखला यौगिक या ओपन चेन या असाइक्लिक कहेंगे। तो ध्यान में आया, सबसे मोटा मोटा तो दो भागों में बांटा कि साइक्लिक और असाइक्लिक। असाइक्लिक जिसमें कोई चक्कर न बने, यानी कि जिसमें कोई साइकिल न बने, और साइक्लिक या क्लोज चेन जिसके अंदर एक साइकिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड की। ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला, विवर्त श्रृंखला या असाइक्लिक। खुली श्रृंखला वाले को फिर आगे दो भागों में बांटा जा सकता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यदि एकल बंध पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का अर्थ है संतृप्त। संतृप्त का अर्थ ये होता है कि जितने अधिक हाइड्रोजन जोड़े जाने थे उतने जुड़ चुके, यानी जितने हाइड्रोजन आने थे उतने जुड़ चुके, इसलिए इसको कहेंगे सैचुरेटेड या संतृप्त। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब चारों के साथ हाइड्रोजन जोड़ दी जाए तो क्या बन जाएगा, मीथेन। तो मीथेन CH4। अब 4 से ज्यादा कार्बन की संयोजकता ही 4 होती है, तो 4 से ज्यादा कार्बन नहीं आ सकते। एक कार्बन के साथ 4 से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं आ सकते। जैसे एथेन की बात करें तो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, और बाकी कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, बाकी क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 6 हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, संतृप्त, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है और अन्य कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण होती है, और हाइड्रोजन इसके इन यौगिकों में नहीं जोड़ा जा सकता, तो इनको कहा जाता है संतृप्त। संतृप्त का अपने एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो कोई 10 रोटियां खाता है, 10 रोटियां खाता है और उसको 10 मिल जाए, 10 की 10 मिल जाए, तो वो खाकर क्या कहेगा, डकार लेकर कहेगा कि संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, कि आज तो संतृप्त हो गया, आनंद आ गया। और उसको कम मिले तो वो क्या कहेगा, आज तो भूखा रह गया, असंतृप्ति रह गया। यानी कि जितने हाइड्रोजन जोड़े जाने थे उतने जोड़ दिए तो वो संतृप्त है, और जितने जोड़े जाने थे उतने से कम रह गए तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त। तो असंतृप्त होगा तो इसका मतलब कार्बन व कार्बन के बीच में डबल बंध या ट्रिपल बंध, या एक साथ भी डबल बंध ट्रिपल बंध आ सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। और ओपन चेन, सीधी ओपन चेन कंपाउंड है तो एक ही यानी कि साइकिल न बनकर डबल बंद या ट्रिपल बंद आएगा।
और सैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, एकल बंध आएगा। अब देखो एसीटोन भी एक संतृप्त यौगिक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना उनको सैचुरेटेड कहेंगे। तो ये एग्जांपल है, सभी में देखो मेथिल साइनाइड है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में देखना है अपने को कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बंध पाया जाए तो इनको सैचुरेटेड कहेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बंध या ट्रिपल बंध पाया जाता है तो इसे अनसैचुरेटेड कहेंगे, या डबल बंध ट्रिपल बंध एक साथ हो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, इसका पहला एग्जांपल है एथिलीन। एथिलीन में क्या होता है, CH2 डबल बंध CH2। डबल बंध को एथिलीन में जो बंध पाया जाता है या एल्कीन में जो बंध पाया जाता है द्विबंध, उसको ओलिफिनिक बंध कहते हैं। ओलिफिनिक बंध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑयली लिक्विड होते हैं। ऑयली लिक्विड का अर्थ तेलीय द्रव होता है, तेलीय द्रव समझ गए, तेल जैसे अपना मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जैसा, तो ये तेलीय द्रव होने के कारण इसको ओलिफिनिक बॉन्ड ही पड़ गया। और एल्केन होते हैं वो कम क्रियाशील होने के कारण इनको पैराफिन कहते हैं, एल्केन को पैराफिन और एल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो इसका पहला एग्जांपल, पहला यौगिक क्या हो सकता है, कम से कम 2 कार्बन है और इनके बीच में ट्रिपल बंध है, तो इसका कहा जाता है एसिटिलीन। इसका शब्द नाम है एसिटिलीन। आयुर्वेदी नाम तो मेथ एथ पलसाइन एथाइन। आयुर्वेदी नाम बाद में देखेंगे, पहले अपने समझना चाह रही हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या ट्रिपल बंध है तो इसको एसिटिलीन कहा जाता है। तो इस ट्रिपल बंध का एक नाम और होता है एसिटिलिक बंध। ट्रिपल बंध को कौन सा बंध भी कहा जाता है, एसिटिलिक बंध भी कहा जाता है। और डबल बंध के कोई एग्जांपल जैसे प्रोपीन है, यानी कि जितनी भी एल्कीन है वो असंतृप्त है, जितनी भी एल्काइन है वो असंतृप्त है। या फिर डबल बंध ट्रिपल बंध एक साथ आ जाए तो वो भी क्या होगी, असंतृप्त होगी। तो ध्यान में आ गया, ओपन या असाइक्लिक जिसमें साइकिल न बने, हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो सकता है कार्बन द्विबंध या ट्रिपल बंध हो। असाइक्लिक के बाद में अपने बात करते हैं जिसमें साइकिल बनती हो, यानी कोई चक्कर बनता हो। चक्कर का मतलब इस प्रकार से हो, जैसे ये तो साइक्लोहेक्सेन है और ये क्या बन गई, बेंजीन बन गई। तो इसमें साइकिल बन रही है, तो ये क्या है, चक्रीय है। जैसे पाइरोल है, ये सभी क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, ये चक्रीय है। चक्रीय को भी चक्कर बन रहा है, सभी कार्बन कार्बन का बना हो या फिर कोई अन्य कोई इलेमेंट आ जाए कार्बन के अलावा, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, बीच में आ जाए कोई, तो इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो सकता है केवल कार्बन ही कार्बन हो तो उसको कहेंगे होमोसाइक्लिक। होमो का अर्थ होता है एक जैसा, साइकिल यानी कि ये चक्कर है वो एक जैसे परमाणु से मिलकर बना है, कार्बन कार्बन से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, होमोसाइक्लिक। आ गई बात में। और यदि ऐसा हो कि चक्कर है वो कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी आ जाए, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एक तो देखो 2 नाम आ गए, होमोसाइक्लिक और हेटेरो। हेटेरो का अर्थ होता है अलग। समचक्रीय, सम का मतलब समान, चक्र यानी कि जिसका चक्कर एक जैसे से बना हुआ है, समचक्रीय। विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक यानी कि जिसके चक्कर में चलते चलते, जैसे देखो कार्बन था कार्बन था कार्बन था कार्बन था, ऑक्सीजन आ गया, चक्कर एक जैसे का नहीं रहा, कार्बन 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 नाइट्रोजन आ गया, तो ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक।
होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक दोनों में ही या तो ये हो सकता है कि वो एलिसाइक्लिक हो या फिर हो सकता है कि वो एरोमेटिक हो। तो इनको आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो भागों में बांटा जा सकता है। एलिस इसको भी चाहे होमोसाइक्लिक हो चाहे हेटेरोसाइक्लिक हो दो भागों में बांटा जा सकता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का अर्थ क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए एक वीडियो डाउनलोड किया जा चुका है यूट्यूब पर। तो आप राजेश लखेरा केमिस्ट्री तारानगर, राजेश लखेरा केमिस्ट्री तारानगर पर ये वीडियो देख सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखो आराम से, अपने दोस्तों को भी भेजो। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से संपर्क करो। अब देखो, एरोमेटिक होने के लिए चार बातों की आवश्यकता है। कोई भी एरोमेटिक है तो उसके लिए चार बातों की आवश्यकता है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। पहली बात क्या है? वो चक्रीय होना चाहिए। दूसरा है कि इनमें कॉन्जुगेशन पाना चाहिए। कॉन्जुगेशन पाने का अर्थ है कि डबल बंद, उसके बाद में सिंगल बंद, फिर डबल बंद, यानी कि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, चक्रीय अनुनाद होना चाहिए। तीसरी बात है कि यौगिक प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब समतलीय, समतल पर रखा जा सके। चौथी बात क्या है? वो हक्कल के नियम की पालना करना चाहिए। हक्कल का नियम क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाता है। इन चारों बातों की कोई पालना करता है वो एरोमेटिक होता है। और चारों बातों की पालना न करे वो फिर क्या होता है? एली, अपने होमोसाइक्लिक की बात एलिसाइक्लिक, उसमें बताया था एरोमेटिक के अलावा एंटी एरोमेटिक भी होता है। यहाँ पर तो क्या था? 4n+2 पाई और सीधे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। तीन बातें की पालना तो ऊपर वालों की तो करे, इसके साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन के नियम की पालना करे, वो एंटी एरोमेटिक होता है। और इनके अलावा बच गए उनको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। अपने यहाँ पर बात करें होमोसाइक्लिक को दो भागों में बांटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक तो वो होते हैं जो इन चारों की पालना करें, जैसे बेंजीन, फिनोल, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेथ्रीन भी होता है। फिनेथ्रीन जानते हैं आप? इस प्रकार से इसमें भी तीन बेंजीन वलय हो, लेकिन एक बेंजीन वलय इस प्रकार से जुड़ी हो तो उसको क्या कह देंगे? फिनेथ्रीन। ये फिनेथ्रीन है। तो ये सभी एरोमेटिक हैं और साथ में होमोसाइक्लिक भी है, क्योंकि कोई साइकिल के अंदर एक जैसे परमाणु है। और एलिसाइक्लिक में जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये समझ गए आप? साइक्लोप्रोपेन आपको ऐसे सिंपल ही दे दिया जाए ये, तो आप इसको देखते ही कहोगे ये तो वर्ग है। कार्बनिक कंपाउंड की बात करें तो ये क्या है? मेथ एथ प्रोब्यूट। प्रत्येक कोने पर कार्बन है, प्रत्येक कोने पर क्या है? कार्बन है। आपने वो गाना सुना ही होगा कि मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, उस सड़क पर एक मोड़ आया। ये देखो मोड़ आया, वहां कार्बन छोड़ आया। तो यहाँ प्रत्येक कोने पर क्या है? कार्बन है। जहां जहां मोड़ आया वहां वहां कार्बन छोड़ आया, और कुछ मत छोड़ता, कार्बन ही। तो कार्बन कार्बन कार्बन, तो जहां कोना है वहां कार्बन है, जहां जहां मोड़ आया वहां वहां कार्बन छोड़ आया। तो कार्बन दो संयोजकता पूरी हो गई, और तो फिर दो संयोजकता किससे पूरी होनी है? हाइड्रोजन से। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। साइक्लिक कंपाउंड है तो इनके नाम क्या क्या लगाते हैं? साइक्लो, साइक्लोपुरोलगन, प्रीफिक्स साइक्लो। तो क्या कहेंगे इसको? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। 5 हो इस प्रकार से होता, प्रत्येक कोने पर CH2 है तो साइक्लोपेंटेन। 6 होते तो इसे क्या कह देते? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन पढ़ा ना आपने? साइक्लोहेक्सेन 2 रूपों में रहता है। किस प्रकार से? आपने पढ़ा होगा
कि ये दो रूप मुख्य रूप से पढ़े होंगे। इसको चेयर फॉर्म कहते हैं। और एक इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा एक रूप है। तो ये कौन सी फॉर्म है? नौका फॉर्म है। तो एक चेयर फॉर्म है, एक बोट फॉर्म है। तो दो प्रकार का पढ़ा आपने, एक तो चेयर फॉर्म पढ़ी, एक बोट फॉर्म पढ़ी। आपने दो फॉर्म और पढ़ी होगी इसकी, एक ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट इस प्रकार से होती है, ट्विस्टेड बोट। तो चेयर, बोट, ट्विस्टेड बोट। एक होती है हाफ चेयर। चेयर अपने कई बार क्या करते हैं, चेयर पर बैठे बैठे, जैसे ये मान लो चेयर है, इस प्रकार से चेयर पर बैठे हैं। जैसे देखो ध्यान से, अपने ऐसे चेयर पर बैठे थे, इस प्रकार से अपने बैठे थे, पैर थोड़े ज्यादा लंबे हो गए, घबराओ मत। अब पैर अपने बैठे बैठे तक जाते हैं, कई बार अपने इस प्रकार से पैर इस प्रकार से सीधा करते हैं ना, तो इसी प्रकार से अपने ऐसे करते हैं ना, इसी प्रकार से ये पीछे वाला कार्बन इस प्रकार से आ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? हाफ चेयर। हाफ चेयर समझ गए? दोबारा बनाकर दिखाता हूं मैं। इस प्रकार से हो तो इसे कहा जाता है हाफ चेयर। तो चेयर, बोट, स्टेट बोट, हाफ चेयर, ये साइक्लोहेक्सेन के सहरूपण समवायी है। यानी कि कोई एक्लिप्ट है, कोई स्टेगर्ड फॉर्म है, तो इनके बारे में विचार अपने आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब करेंगे। तो ये क्या है? एसाइक्लिक है, कोई भी एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक की बात तभी, एरोमेटिक जो हक्कल के नियम की पालना करे, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन हो, प्लेनर संरचना हो। हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो इनके बीच में कोई एक जैसे परमाणु नहीं है, कोई बीच में दूसरा टाइप का परमाणु आ गया। बीच में देखो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया, हो सकता है कि ये भी एरोमेटिक हो। एरोमेटिक का मतलब ये जो चार नियम बताए थे, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो, इन चारों नियमों की पालना करे, और जिसमें विषम परमाणु भी हो तो विषम हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। और इन चार नियमों की पालना नहीं करे वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब देखो पाइरोल, पाइरोल में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हक्कल के नियम की पालना कर रहा है। फ्यूरेन, थायोफिन में ऐसा जाता है। पिरिडीन, पिरिडीन में क्या होता है? एन आ जाता है। और जब बेंजीन और पिरिडीन दो संरचनाएं, दो कार्बन कॉमन से मिल जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? क्यूनोलिन्स। तो ये एरोमेटिक है, ये एलिसाइक्लिक है। तो ये तो हुआ एक अपना वर्गीकरण कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनका। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम देने के लिए मुख्य रूप से 3 पद्धतियां होती है। सबसे पहले पद्धति होती है कॉमन नेम, या इसको कहा जाता है ट्राइबल नेम सिस्टम। कॉमन का मतलब सामान्य, ट्राइवियल का मतलब रूढ़ नाम पद्धति। सामान्य जैसे अपने घर में कोई बच्चा होता है तो उसका सामान्य नाम रख देते हैं घर वाले कि कड़ियो, दौड़ियो, रमड़ो, ये सामान्य नाम है, कोई नियम नाम कुछ नहीं लगानी पड़े। फिर भी ऑर्गेनिक में थोड़े नियम होते हैं, तो ये कॉमन नाम है। यार रूढ़, रूढ़ का अर्थ होता है पुराना, रूढ़िवादी लोग, पुरानी परंपरा को मानने वाले लोग कहते हैं ना रूढ़िवादी लोग। तो ये रूढ़ पद्धति, ये पुरानी पद्धति है लेकिन चली आ रही है, सीखना पड़ेगा अपने को कुछ मात्रा में, पूरा कुछ मात्रा में अपने को आने चाहिए। ज्यादातर तो IUPAC नेम सिस्टम से ही पूछा जाता है। और दूसरी पद्धति है डेराइव्ड नेम सिस्टम। डेराइव्ड नेम सिस्टम क्या होता है? एक यौगिक को मुख्य मान लिया जाता है, उसके आधार पर उनका दिया जाता है फिर डिराइव्ड नेम। जैसे मान लो कि घर के एक को मुख्य मान लिया, जैसे मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे को मुख्य मान लिया
जाए और उसके आधार पर नाम दिया जाए। जैसे मेरी लड़की को कहे कि राजेश लखेरा की लड़की, राजेश लखेरा की पत्नी, राजेश लखेरा का भाई, राजेश लखेरा की बहन, राजेश लखेरा का पोता, राजेश लखेरा की पोती। तो ये क्या है, एक को मुख्य मानकर उसके आधार पर नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को कहा जाता है डेराइव्ड नेम सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। और कॉमन, कॉमन सामान्य नाम तो अपने एक एक करके आईयूपीएसी नाम एक सिस्टम से दिया जाता है। कॉमन नेम तो अपने सामान्य दे दिया। जैसे अपने घर में कोई बच्चा हुआ तो उसका एक तो नाम जैसे ही घर वाले कहें वैसे ही निकाल देते हैं, तो वो तो क्या है, कॉमन नेम, सामान्य नाम है। और एक वाकायदा अपने पंडित जी को बुलाकर लाई, पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़े कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, उसके आधार पर फिर कहेंगे भी ये नाम है। तो एक नियमों से जो काम हो तो ये आईयूपीएसी पद्धति है। आईयूपीएसी का पूरा नाम भी क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो नाम देती है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो अपने क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉमन नेम सिस्टम कि कॉमन नेम, सामान्य नाम किस प्रकार से दिए जाते हैं। कॉमन नेम देने के दो तरीके हैं, दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो कि वे जो रेडिकल आर पर निर्भर करते हैं, आर का मतलब हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर निर्भर करते हैं, और एक जो हाइड्रोकार्बन पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पर निर्भर करने वाले और हाइड्रोकार्बन पर निर्भर नहीं करने वाले, यानी कि कई ऐसे होते हैं देखो कि एक तो ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम होते हैं, और दूसरे तरीके से दिया जाता है वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन से कौन कौन होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यानी कि अपने एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का नाम कैसे दिया जाएगा, पहला तरीका है। दूसरा है कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कि हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई फ्रैक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए। जैसे कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, कोई एल्डिहाइड बन गया, कोई कीटोन बन गया, या फिर कोई एमीन बन गया, एमाइड बन गया, तो उसका फिर कॉमन नेम कैसे देंगे, तो वो इस तरीके से दूसरा तरीका होगा। पहले तरीके की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम। बड़ा सरल काम है। देखो हाइड्रोकार्बन ध्यान आते ही आपके आता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो अब फिर आपको दो दिमाग में आ जाते हैं आपके कि हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हो सकता है हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हो। सेचुरेटेड है इसका मतलब है एल्केन है, यानी कि सभी कार्बन कार्बन के बीच में के सभी बंध सिंगल है, तो उसको क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन। और अनसेचुरेटेड का अर्थ है जैसे कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध है, यानी कि डबल बंध या ट्रिपल बंध है, तो इसको क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड एल्केन का सामान्य नाम क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य नाम कुछ शुरुआत के जो एल्केन है उनका सामान्य नाम हुआ आईयूपीएसी नाम समान ही होता है शुरुआत के। जैसे मेथेन है, मेथेन का सामान्य नाम भी मेथेन होता है और आईयूपीएसी नाम भी मेथेन होता है। एथेन, एथेन का भी समान है। ब्यूटेन, ब्यूटेन में देखो इसका सामान्य नाम
होता है नॉर्मल ब्यूटेन। यदि कार्बन की श्रृंखला सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो उसके नाम के आगे लगाया जाता है नॉर्मल शब्द। यदि साकित हो तो साकित को लगाने के अलग अलग तरीके हैं, या तो आइसो लगाया जाता है या नियो लगाया जाता है। अब सामान्य नाम के अंदर यौगिक में जितने कार्बन है सबको शामिल करेंगे। आईयूपीएसी नाम में तो अलग होता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, वो रूट नाम में वही आता है, लेकिन सामान्य नाम में सभी साथ में आते हैं। जैसे देखो, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसो ब्यूटेन है। आइसो किसे कहा जाता है? जिसमें भी ये मैंने गोला किया है ये समूह हो, यानी कि CH3 CH CH3 इस प्रकार का कोई समूह है किसी भी यौगिक में हो तो उसके नाम में आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है कॉमन नेम लिखते समय। और आइसो, नियो, नॉर्मल को आईयूपीएसी ने भी मान्यता देती है, यानी कि आईयूपीएसी नाम में भी ये काम में ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसो ब्यूटेन है। आइसो समूह ये होता है यानी कि दूसरे कार्बन या अंतिम कार्बन से पहला कार्बन, या तो दूसरा कार्बन 2 नंबर वाला, या अंतिम कार्बन से पहले कार्बन पर यदि कोई मेथिल समूह जुड़ा हो, CH3 मिथाइल समूह जुड़ा हो, तो उसके नाम के आगे आइसो शब्द पुरोलगन प्रीफिक्स शब्द क्या काम में लेते हैं अपने? आइसो। और नियो, नियो में क्या होता है? जैसे देखो इस प्रकार से कि CH3 और CH3। अब इसका आपको कह दिया जाए कि कॉमन नेम दो, तो अब देखो इसके यहां से देखिए तो अपने दूसरा कार्बन, ये दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हैं। यदि दूसरे कार्बन या अंतिम दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हो तो नियो काम में ले सकते हैं। तो यहां पर नियो। अब कई विद्यार्थीगण क्या करते हैं, नियो के साथ 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन का होने के कारण इसमें, तो अब इसमें देखो नाम में टोटल सभी 5 कार्बन है, 5 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो इसके नाम में क्या लिखोगे? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन लिखेंगे। कई विद्यार्थी क्या करते हैं 1 2 3 3 रूट नाम वो आईयूपीएसी में दिया जाती है कि सबसे लंबी श्रृंखला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन। नियो शब्द कब लगाते हैं? इस प्रकार से किसी भी यौगिक में इस प्रकार का कोई समूह हो, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह हो, यानी कि सेकंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हो, तो उसके नाम के आगे नियो लगा सकते हैं। एक CH3 हो, इस प्रकार से हो, तो उसके नाम के आगे आइसो समूह लगाया जाता है। एग्जाम्पल करेंगे, ये तो एक बार आपको पिक्टोरियल के रूप में समझाया जा रहा है, विस्तार से अपने पढ़ेंगे एक एक लेकर, तब और ध्यान में आएगा आपके। एल्कीन का सामान्य नाम देना हो, एल्कीन का सामान्य नाम, एल्कीन का सामान्य नाम देते हैं तो अनुलग्न, यानी कि नाम के अंत के अंदर YLENE जोड़ा जाता है। जैसे देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एथ। एथ के साथ क्या जोड़ देंगे? YLENE, क्या बन गया? एथाइलिन। क्या जोड़ दिया नाम के साथ? आइलिन, तो एथाइलिन क्या बन गया? एथाइलिन। ये क्या है? 1 2 3 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। तो प्रोप के साथ क्या जोड़ दिया आपने? YLENE, तो क्या बन गया? प्रोपाइलीन। क्या बन गया? प्रोपाइलीन। मेरे साथ बोलो एक बार, सबकी याद होगा, शाबाश। क्या हो गया? प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। और 2 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? एथाइलीन, शाबाश, एथाइलीन।
अब इसको क्या कहेंगे, 4 कार्बन है तो बोलो ब्यूटाइलीन। ये भी 4 कार्बन वाली है तो ब्यूटाइलीन। जैसे देखो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। के साथ क्या जोड़ दिया, आइलीन, क्या बन गया, ब्यूटाइलीन। ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। के साथ क्या जोड़ दिया, YLENE, तो ब्यूटाइलीन। अब देखो दोनों नाम एक जैसे हो गए, लेकिन सूत्र में अंतर है कि यहाँ पर डबल बंद 1 नंबर कार्बन पर है, यहाँ पर डबल बंद 2 नंबर पर आता है। तो डबल बंद में अंतर है कि डबल बंद, तो अब अंतर होना चाहिए। डबल बंद में अंतर है तो ये यौगिक एक जैसे नहीं है। तो अब इनका अंतर कैसे किया जाता है, इधर से शुरू करो अपने। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, बीटा, अल्फा बीटा। इसमें अल्फा कार्बन पर ही डबल बंद है और इधर बीटा कार्बन पर डबल बंद है, तो क्या कहेंगे, इसके नाम क्या आगे तो लगा देंगे अल्फा ब्यूटाइलीन, और इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, डबल बंद कहां है, बीटा कार्बन पर, तो इसे क्या कह देंगे, बीटा ब्यूटाइलीन। क्या नाम दिया जाएगा भाई, बीटा ब्यूटाइलीन। तो अब इस आधार पर अपने और नाम दे, जैसे ये आपको कह दे कि इसका नाम दो CH3CH डबल बंद CH2CH डबल बंद CH2CH3। अब इसका क्या नाम दोगे बताओ, शाबाश। तो देखो इस कार्बन को अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन, इधर से देखे तो अल्फा बीटा गामा, तो गामा कार्बन पर डबल बंद आया तो गामा सबसे पहले लगा देंगे अपने। फिर कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या नाम आ जाएगा, हेक्स और आइलीन, तो क्या नाम आ जाएगा, गामा एक्साइलीन। क्या नाम आएगा भाई, गामा एक्साइलीन। तो इस प्रकार से आप एल्कीन का सामान्य नाम दे सकते हो आराम से। अब एल्काइन का सामान्य नाम क्या देंगे, एल्काइन का सामान्य नाम देते समय क्या तरीका रहेगा अपना, एल्काइन का सामान्य नाम देते समय देखो एल्काइन में होता है CH ट्रिपल बंद CH, यानी कि एल्काइन का पहला सदस्य है, इसका नाम दें तो इसका नाम व्युत्पन्न पद्धति की तरह देते हैं, व्युत्पन्न मानकर इसको मुख्य मान लिया। इसके बाद का जो सदस्य आएगा वो क्या होगा भाई, कार्बन की संख्या 4 होती है, लेकिन 5 हो जाएगी, तो इस प्रकार से होता है CH3C ट्रिपल बंद CH, कार्बन 1 इधर और 3 इधर, 4 संख्या हो गई। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एसिटिलीन। क्या कहा जाता है, कैसिटिलीन है ये है एसिटिलीन, एसिटिलीन है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम दिया जाएगा, ये एसिटिलीन है 2 कार्बन वाली, तो 2 कार्बन वाली एसिटिलीन हो गई, मैथिल और जोड़ दिया इसके साथ, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा, मैथिल एसिटिलीन। अब अपने जैसे देखें इस प्रकार से कह दिया जाए, यहां पर CH3 और जोड़ दिया जाए तो क्या नाम हो जाएगा, इतने को तो अपने एसिटिलीन कहते हैं, इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, तो इसको क्या नाम दे देंगे, डाई शब्द लगा देंगे इसके नाम के आगे, तो डाई मैथिलीन। दोबारा सुने, डाई मैथिल एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है, दोनों तरफ मैथिल है, तो डाई मैथिल एसिटिलीन। ये न हो
तो डाई शब्द नहीं आएगा, सीधा मेथिल एसिटिलीन। तो इस प्रकार से एल्काइन का नाम दिया जाता है। अपने विस्तार से पढ़ेंगे इनको, एक बार शुरुआत में बताया जा रहा है आपको। दूसरा है अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की कॉमन है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का अर्थ है, जैसे मान लो कोई एल्केन मान ले, ये आर का मतलब कोई एल्किल समूह है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका मतलब ये एल्केन है। एल्केन में से अब क्या किया हम लोगों ने, एक हाइड्रोजन हटाकर कोई भी क्रियात्मक समूह जेड जोड़ दिया, हाइड्रोजन हटा दिया जेड जोड़ दिया, तो ये जेड क्या है, कोई फ्रैक्शनल ग्रुप है, कोई क्रियात्मक समूह है। यानी कि ये कोई हो सकता है कि कोई एल्डिहाइड हो सकता है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है कि CuNH2 एमाइड समूह हो सकता है कि ये NH2 समूह हो, OH हो, एल्कोहल समूह हो, यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह है। तो इस प्रकार से जो अब ये बन गया डेरिवेटिव। अब इन डेरिवेटिव का कॉमन नेम कैसे दिया जाता है, तो डेरिवेटिव का भी कॉमन नेम देने के दो प्रकार के तरीके हैं। एक तो पहला प्रकार से जिनका दिया जाता है उसको अपने सिस्टम नंबर 1 कह दिया, और दूसरे प्रकार से दिया जाता है उसको सिस्टम नंबर 2 कह दिया। अब सिस्टम 1 नंबर सिस्टम में कौन से हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम दिया जाता है, अपने ये देखो, जैसे सिस्टम फर्स्ट में उन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम दिया जाता है जो रेडिकल या आर पर निर्भर करते हैं। यानी कि नाम है ना, इन का नाम इस एल्किल समूह पर निर्भर करेगा। जैसे देखो ये एथिलेमिन है, तो अब देखो इसमें नाम में सबसे पहले एथाइल लिखा, उसके साथ क्या लिख दिया NH2, तो एथाइल एमीन। इसी प्रकार से इनका नाम क्या हो गया आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल के साथ O जोड़ दिया तो OH को एल्कोहल कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जैसे देखो इसको आप कहते हो CH2, इस समूह को कौन सा समूह कहा जाता है, विनाइल समूह। इसको क्या कहा जाता है, विनाइल समूह, विनाइल। इसके साथ जैसे OH जोड़ दिया तो OH एल्कोहल है तो क्या आ जाएगा, विनाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, विनाइल एल्कोहल। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा रेडिकल का नाम। तो रेडिकल का नाम ध्यान है तो इसके साथ जैसे कोई क्रियात्मक समूह वो जोड़ देते हैं। जैसे एलाइल समूह, एलाइल समूह क्या होता है, जैसे देखो CH2 डबल बंद CH, इसको तो कहा जाता है विनाइल। इसके साथ एक CH2 और आ जाए, ये CH2 कार्बन का संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला CH2 ग्रुप और जुड़ जाए इसके साथ, तो इसको क्या कहेंगे, एलाइल। अब इसके साथ जैसे मान लो OH जुड़ गया, OH समूह आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, एलाइल एल्कोहल। यहाँ पर NH2 आ जाता तो क्या कहते, एलाइल एमीन। जैसे यहां पर मान लो कि आ जाता CN, तो इसको क्या कहेंगे, वाइनिल साइनाइड। सामान्य नाम बता रहा हूं, कभी आप सोच लो कि IUPAC नाम है, IUPAC नाम बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉमन नेम बताया जा रही है आपको। तो ये क्या होगा, इसका नाम वाइनिल साइनाइड। ये साइनाइड नाम इन सेकंड सिस्टम में भी दिया जाएगा, सेकंड सिस्टम में देंगे तो इसका नाम और कुछ होगा। अब ये फर्स्ट सिस्टम में, कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि फर्स्ट सिस्टम में नाम देना बहुत ही सरल काम है। रेडिकल का नाम दो, फिर उस क्रियात्मक समूह का नाम लिख दो। रेडिकल का नाम दो, उसके बाद में उस क्रियात्मक समूह का नाम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे कंपाउंड का नेम हो जाएगा। तो सिस्टम फर्स्ट समझ गए होंगे आप। जैसे अपने थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लें, तो देखो ये क्या है,
प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा लिया, मान लो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, यहाँ से भी हटाया जा सकता है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये 1 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि एक तरफ कार्बन है इसके। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है। ये भी आगे आएगा तब आपको विस्तार से बताएंगे। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, या फिर दूसरा यहां से हटा देते तो CH3CH, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया और यहां वाला वैसा का वैसा है। अब देखो इसको क्या कहा जाता है, प्रोपेन था, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हट गया, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो इसे कहेंगे प्रोपिल। क्या कहेंगे? प्रोपाइल। और इसे क्या कहेंगे? शाबाश बताओ, इसे क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। आइसो शब्द क्यों का है? ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपने, जैसे देखो CH3 CH, इस CH3 को पकड़ ऊंचा कर दे, यहां पर जोड़ दे। देखो 2 नंबर कार्बन पर मैट्रिक्स में जुड़ा हुआ है ना, तो ये जहां भी पाया जाए उसके साथ क्या जोड़ते हैं? आइसो शब्द लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल। और ये प्रोपाइल। लेकिन ये सीधी श्रृंखला में है तो इसके नाम क्या लगा देते हैं? नॉर्मल, ताकि इनमें अंतर हो सके कि सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल। आइसो इस प्रकार का ग्रुप हो तो उसको क्या कहा जाता है? आइसो। अब इसके साथ जैसे मान लो आपके OH जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? N प्रोपाइल एल्कोहल। और ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह है, ये बहुत से क्रियात्मक समूह होते हैं, इसके लिए एक सारणी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह जोड़कर इनके नाम दिए जा सकते हैं। जैसे NH2 है, NH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल, NH2 होता तो N प्रोपाइल एमीन। और यहाँ पर NH2 होता तो बोलो आइसोप्रोपाइल एमीन। तो इस प्रकार से इनके नाम दिए जा सकते हैं। सिस्टम फर्स्ट के अंदर उनका नाम दिया जाता है जो एल्किल समूह है या जो रेडिकल पर निर्भर करते हैं, तो उसके साथ बस क्रियात्मक समूह का नाम ही जोड़ना होता है। सिस्टम सेकंड में क्या होता है? सिस्टम सेकंड में उनका नाम देंगे जो रेडिकल पर निर्भर नहीं करते। रेडिकल पर निर्भर नहीं करने वाले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने एसिटिक अम्ल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने एसिटिक अम्ल लिया, सेकंड सिस्टम के अंदर वो काम में लेते हैं जो रेडिकल पर निर्भर नहीं करते। जैसे देखो एसिटिक अम्ल लिया CH3COOH, ये इसका ऐसा नहीं होता है कि मैथिल एसिड, ऐसे कभी नहीं कहते इसको मैथिल एसिड, नहीं होता। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है? इसमें भी नामकरण के लिए एक कार्बन वाले को, सिस्टम सेकंड के अंदर एक कार्बन वाले को फोरम शब्द के काम में लेंगे। एक कार्बन वाले के लिए क्या काम में लेंगे? फोरम। 2 कार्बन के लिए, कार्बन यदि 2 हों तो इसके लिए काम में लिया जाता है एसिड। यदि कार्बन 3 हो तो इसके लिए काम में लिया जाता है प्रोपियोन। 4 हो तो इसके लिए काम में लिया जाता है ब्यूटर। 5 हो तो इसके लिए काम में लिया जाता है वेलर। तो ये मुख्य रूप से 5 तक ध्यान रखो, फोरम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलर। तो इस प्रकार से अब देखो, जैसे मान लो ये फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन है तो फोरम शब्द काम में लेंगे। और इसके लिए अनुलग्न होता है इक एसिड, तो क्या लिखोगे? फोरम लिख कर
और क्या लगा दोगे इसके साथ, इक एसिड है, तो क्या नाम हो जाएगा, फॉर्मिक। एक साथ बोलोगे इनको तो फॉर्मिक एसिड। जैसे देखो CH3COOH है, तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एसिड। और COOH समूह के लिए क्या लगाते हैं, इक एसिड है। तो एसिड के साथ आपको क्या जोड़ना है, इक एसिड, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो एसिड में तो इक एसिड जोड़ा जाता है, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड लिखा जाता है। जैसे देखो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड लिखा जाता है, जैसे ए कार्बन वाले को अपने फोरम कहते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो कैसे नाम लिखाएगा, ए कार्बन वाले को फोरम, और इसके साथ क्या जोड़ना है, बस केवल एल्डिहाइड जोड़ दो, एल्डिहाइड जोड़ दो, क्या बन जाएगा ये, फोरम एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, फोरम एल्डिहाइड। जैसे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, CH3CHO, एक कार्बन वाले को फोरम, 2 कार्बन वाले को एसिड, एसिड के साथ 2 कार्बन वाले को एसिड, 3 वाले को प्रोपियोन, 4 वाले को ब्यूटर, 5 वाले को वेलर, और साथ में क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड के साथ क्या जोड़ा, एल्डिहाइड, तो बन गया एसिटेल्डिहाइड। नाम पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो देखो एसिड एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। इसी प्रकार से 3 कार्बन वाला हो तो प्रोपियोनेल्डिहाइड, 4 वाले के साथ एल्डिहाइड जुड़ा हो, 4 कार्बन हो एल्डिहाइड हो तो ब्यूटेल्डिहाइड, 5 वाला हो, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो तो वेलरेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से नाम दिया जाता है, फोरम, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलर। एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड जोड़ते हैं, COOH समूह हो तो इक एसिड जोड़ा जाता है। ध्यान दें IUPAC में ओइक एसिड जोड़ते हैं लास्ट में, उनका अनुलग्न ओइक एसिड होता है IUPAC में, यहाँ पर क्या है, इक एसिड। एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है IUPAC में, यहाँ पर एल्डिहाइड काम में लेते हैं, क्योंकि ये सामान्य नाम पढ़ रही हैं, IUPAC बाद में पढ़ेंगे। तो सिस्टम सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, ध्यान देना। एग्जाम में बड़ी भारी गलती होने की संभावना होती है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल समझो। अब देखो ये आपको पता है कि ये प्रोपियोनिक एसिड है। देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन। एक कार्बन वाले को क्या कहा जाता है सामान्य नाम में, फोरम। सामान्य नाम के डेरिवेटिव का नाम लिखते समय सिस्टम 2 के अंदर एक कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, फोरम। 2 कार्बन वाले को एसिड, 3 वाले को प्रोपियोन, न कि प्रोप, प्रोपियोन। IUPAC में प्रोप कहते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ट्रेटाडेक। वो IUPAC में एक कार्बन वाले को IUPAC में मेथ कहते हैं, जबकि सामान्य नाम में के डेरिवेटिव का नाम लिखते समय सिस्टम सेकंड में एक कार्बन वाले को फोरम कहते हैं। 2 वाले को क्या कहते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपियोन, 4 हो तो ब्यूटर, 5 हो तो वेलर, 5 हो तो वेलर। आगे बात में अब देखो इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, प्रोपियोन। 3 वाले को क्या कहेंगे, प्रोपियोन। और इसके साथ COOH समूह है, COOH समूह का अनुलग्न कौन सी पद्धति में, सामान्य पद्धति में होता है इक एसिड, IUPAC में होता है ओइक एसिड। अपने सामान्य पद्धति पढ़ रही है तो क्या लगा देंगे इसके नाम के साथ, इक एसिड। तो क्या बन जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोन, प्रोपियोन यहां तक आ गया ये ना, प्रोपियोन। इसके साथ क्या जुड़ा, इक एसिड, तो क्या नाम बन गया, प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम बन गया, प्रोपियोनिक एसिड। अब देखो IUPAC में लिखते
तो 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? 1 कार्बन वाले को मेथ, 2 कार्बन वाले को एन, 3 वाले को प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो तो एन, ये रूट नाम हो गया। ये प्राइमरी अनुलग्न हो गया, प्राथमिक अनुलग्न। इसके बाद में क्रियात्मक समय का अनुलग्न क्या है? ओइक एसिड है। इसके साथ क्या जोड़ना है? ओइक एसिड है। तो ई हटकर ओ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड है। इसमें मिलान कर कर देखो, प्रोप प्रोप, यहां तक सही है। ये देखो प्रोप प्रोप, इसमें है आयोनिक और इसमें है एनोइक। अंतर कहां है? ये देखो इक एसिड इसमें भी है, इसमें भी है। यहां पर क्या ION और यहां पर क्या है? ANO। छोटा सा अंतर है। आपको एग्जाम में पूछा जाए यूपीएससी नाम और ये दिया वो ऑप्शन में सामान्य नाम, तो प्रोपियोनिक एसिड, तो कई विद्यार्थी प्रोपियोनिक एसिड को टिक कर देते हैं। या आपसे पूछा जाए सामान्य नाम, आप यूपीएससी नाम ये जल्दी पढ़ते नहीं कि सामान्य नाम है या यूपीएससी नाम है, तो ध्यान देना यूपीएससी नाम और सामान्य नाम ये इसमें बहुत कम अंतर है। तो इसमें क्या लिखना है? प्रोपियोन के साथ इक एसिड जोड़ना होता है। यूपीएससी नाम में 3 कार्बन वाला प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बन जाए तो एन, ANE, एन जोड़ दिया। और इसके साथ ओइक एसिड है, ओइक एसिड इसके साथ जोड़ते हैं तो ये टाकर लिखते हैं, तो प्रोपियोनोइक एसिड है। तो ये बन जाएगा प्रोपियोनोइक एसिड, ये है प्रोपियोनिक एसिड। समझ गए होंगे सभी विद्यार्थीगण। तो इस प्रकार से ये नाम होते हैं। तो ये तो पिक्टोरियल बनाकर बताया। अभी अपने सभी का एक एक कर कर स्पेशल एग्जाम्पल लेकर दोबारा से करेंगे, सबके ध्यान में आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, साथ बने रहें।